आज इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री के कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर और 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हमने इस सिंगल वन शॉट वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, जो पिछले सालों में सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे हैं और वो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इस सिंगल वीडियो में कवर किया है। यानी 3 नंबर के और 8 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसको देखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में 8 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन इतिहास के वो पूरे के पूरे जो है सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो 3 नंबर में बहुत बार पूछा गया है और कई बार ये 8 नंबर में भी पूछा गया हुआ है कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं की आलोचनात्मक परख कीजिए। तो अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं क्या हैं, इसकी आलोचनात्मक परख से जो है कई बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्या सीमाएं हैं। तो कभी कभी जो अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से जो है ना उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ना काफ़ी कठिन होता है। अभिलेख जो है नष्ट भी हो सकते हैं और जिससे अक्षर जो है लुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना भी सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। अभिलेख जो है हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं, परंतु सभी के ना तो अर्थ निकाले जा सके हैं और ना ही उनके अनुवाद किए गए हैं। तो इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी और 8 नंबर में भी। और ये सवाल पिछले 2019 में 21 में पोस्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रबल संभावना बन रही है इस क्वेश्चन के इस बार पूछे जाने की। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। तो मौर्य प्रशासन के जो प्रमुख अभिलक्षण हैं उनकी चर्चा कीजिए। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा कि भाई मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं मौर्य प्रशासन की प्रमुख अभिलक्षण या प्रमुख विशेषताएं। तो ये क्वेश्चन जो है मस्ट डू है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन की जो देख सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में लगभग सभी प्रमुख जो अभिलक्षणों की जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है, जैसे राजा, राज प्रबंध, संबंध, राजनीतिक केंद्र, प्रमुख अधिकारी और उनके कर्तव्य इत्यादि। मौर्य साम्राज्य जो है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में विभाजित किया गया था। तो इसमें मौर्य साम्राज्य का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है। और ये 4 प्रांतीय केंद्र कौन कौन से थे, वो थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और सुवर्णगिरी। दूसरा है असमान शासन व्यवस्था। तीसरा प्रांतीय केंद्रों का चयन। और चौथा है आवागमन को सुचारू बनाना। और पांचवा है समिति और उप समिति। समिति और उप समिति की बात करें ये यहाँ से जो है 3 नंबर से अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है कि मैगजीन ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों को उल्लेख किया है। इनमें से एक उप समिति का काम नौसेना का संचालन करना, दूसरी यातायात और खान पीन का संचालन करती थी, तीसरी काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था, चौथी जो थी वो अश्वरोहियों, पाँचवां का रथरोहियों का और छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। क्या क्या बदला, हल का प्रचलन किया गया, कुदाल का उपयोग हुआ, कृत्रिम सिंचाई और कृषि के नए तौर तरीकों का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना। तो ये सारी चीज़ें कवर करनी है। वेल्लाल कौन है, उलवर दास अड़िमाई, इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए।
अथवा में पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विविध प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो मौर्य इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं हमारे पास है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, अशोक के अभिलेख और यहाँ से मैगजीनीज की इंडिका भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और उसके साम्राज्य की जानकारी के बारे में स्रोतों को उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ से 3 नंबर के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगला है अशोक के किन्हीं 4 अभिलेखों के नाम या 4 शिलालेखों के नाम बताइए। ये मैप में भी आ सकता है, मैप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 नंबर में सवाल पूछे जा सकते हैं और MCQ में भी 1 वर्ड में सवाल पूछे जा सकते हैं। सुसिद्धपुर कहाँ पर है? ये मैसूर राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में है। ब्रह्मगिरी कहाँ है? ये मैसूर राज्य में है। मास्की कहाँ? हैदराबाद के निकट है। सहसाराम कहाँ है? ये स्थान जो है शाहाबाद बिहार में है। अशोक के जो है शिलालेखों का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो अशोक के शिलालेखों का महत्व पूछा जा सकता है। अगला है भारत के प्रारंभिक इतिहास में मौर्य साम्राज्य को एक प्रमुख काल क्यों माना गया है? ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको कवर करना है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ थी। तो आर्थिक स्थिति कैसी थी और सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो ये जो क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। CBSE 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 8 नंबर में क्वेश्चन CBSE 2018 में, इसको 2018 में 8 नंबर में पूछा गया था और 2022 वाले पेपर में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो जो कई बार रिपीट किए गए हैं उसको हम साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं, तो इसको आपको कवर ज़रूर करना है। और मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ कि इतिहास में 8 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे, तो कवर ज़रूर कीजिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी लोग। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनाने में सहायता पहुंचाई। तो मगध को शक्तिशाली जनपद बनाने में योगदान करने वाले कारक कौन से हैं, या मगध इतना ज़्यादा शक्तिशाली क्यों था? ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार जो है सीधा सीधा पूछा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मस्ट डू है, इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मगध इतना शक्तिशाली क्यों था? ठीक है, अगला है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी। ये जो है 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। CBSE 2019 और 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी दौरान प्रचलित पितृवांशिकता के आदर्श की व्याख्या कीजिए। तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी हैं। वंश परंपरा को चलाने के लिए, उत्तराधिकार संबंधी झगड़ों से बचने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती थी। तो ये कई बार सवाल पेपर में आ चुके हैं। अगला सवाल जो है 3 नंबर में पूछा जाता है या 8 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय थे? क्या केवल क्षत्रिय जो है वो शासक बन सकते थे? इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसे आपको कवर करना है। अगला है कि क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। महाभारत के लेखकों और लेखन काल के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये 8 नंबर का सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर कवर कीजिएगा। यहाँ से CBSE 2025 में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। अगला सवाल, महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है, उचित तर्क देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से अगला सवाल है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है मुझसे। ये 8 नंबर में भी और 3 नंबर में भी सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। महाभारत क्या है?
इसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ। तो ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत क्या है, इसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया। ठीक है, तो इसको आपको कवर कर लेना है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चलिए, ये सारी चीज़ें कवर करनी है, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से महाभारत काल जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में स्त्रियों और पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, सीबीएसई 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, रिपीट किया जा सकता है। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में 1-8 नंबर को देखने को मिल सकता है, तो ये उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 8 नंबर में से। ठीक है ना, इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। अगला है कि महाभारत बंधुता, विवाह और पितृवांशिकता की एक कहानी है, इस कथन की परख कीजिए। तो ये मस्ट डू है, जी हाँ, ये मस्ट डू है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको कवर करना ही है, मस्ट डू है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए, अथवा सांची के स्तूप के अवशेषों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उचित प्रमाण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे आप कह सकते हैं। यहाँ से सवाल जो है 3 नंबर में भी और 8 नंबर में पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू में 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतिहासकार प्राय मूर्तिकला के अर्थ को समझने के लिए इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से करते हैं। सांची की मूर्तिकला के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, अथवा में सैंपल पेपर में सीबीएसई 2019 में 21 में इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो इसे कवर कीजिएगा। अगला सवाल है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, अथवा वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया। तो स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने इस वीडियो में, इस 1 शॉट वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है। तो इस कंप्लीट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कवर कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे आपको पसंद आए, जिस तरह से आप जो है कंफर्टेबल महसूस करें इस चीज़ को करने में, उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ मिल जाएगी, सारी चीज़ उपलब्धता में है हमारे पास। अगला है कि महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शुद्ध पिटक ने बौद्ध दर्शन की पुनर्रचना किस प्रकार की है, बौद्ध त्रिपिटक के बारे में उल्लेख कीजिए। तो त्रिपिटक से जो है एमसीक्यू में भी 3 नंबर में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, बुद्ध के विचार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई, सांची के स्तूप संरचित रहे परंतु अमरावती के स्तूप जो है संरचित नहीं रहे, ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए। अमरावती स्तूप की नीति सांची स्तूप से कैसे भिन्न थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए, अथवा अल बरूनी की कृति किताबुल हिंद को एक विस्तृत ग्रंथ क्यों माना गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से पूछा है, तो इसको आपको कवर करना है।
बर्नियर भूमि पर राज्य के स्वामित्व को विनाशकारी क्यों मानता है? अथवा मुगल भारत में भूमि के स्वामित्व के बारे में लिखिए। अथवा बर्नियर के अनुसार भूमि पर राजकीय या शाही स्वामित्व के राज्य और समाज के लिए हानिकारक परिणाम थे। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। इब्न बतूता अनजाने को जानने की उत्कंठा से परिपूर्ण था। संक्षेप में तर्क दीजिए। और 14वीं शताब्दी में भारत में एक अनूठी संचार व्यवस्था थी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। काशी ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किया गया है, तो इसे आपको कवर करना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से बर्नियर के शाही भू स्वामित्व के विवरण ने पश्चिमी विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मन कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में कई बार पूछा गया ये। इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2018, 19, 21, 23 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये किसको कवर कर लीजिएगा, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसरी और बासरिया 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा कर सकता है ये। 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नैनार और वीर शब्द में भी अंतर पूछा जा सकता है। नैनार कौन थे, वीर शब्द कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नलियार द्वीप प्रबंधन से 1 नंबर से क्वेश्चन आता है, तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश का वर्णन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कबीर, बाबा गुरु नानक और मीराबाई से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। तो चाहे वो कबीर की शिक्षाएं हों, बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं हों, इनको आपको कवर कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से शेख निजामुद्दीन औलिया के खानका के आधार पर उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। अथवा स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार समाज जीवन का केंद्र बिंदु था। तो ये चीज़ें कवर करनी है आपको। सूफी परंपरा और राज के बीच संबंध कैसे थे? गुरु नानक देव जी के दर्शन और परंपराओं की व्याख्या कीजिए। और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। क्या वे कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे? 8 नंबर में सवाल पूछा गया है ये। इसी प्रकार से कबीर जी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से परम सत्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो ये कबीर जी की शिक्षा है, गुरु नानक शिक्षा है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला है शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किया गया है, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में संरचना महानवी डिब्बा से के साथ जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं की पहचान कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो ये जरूर क्वेश्चन आपको कवर करना है। महानवी डिब्बा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 8 नंबर का तो आएगा ही आएगा, तो ये जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, तो इसे मस्ट डू है ये, ठीक है, याद रखिएगा, मस्ट डू क्वेश्चन है ये। महानवी डिब्बा से जो है सेपरेट क्वेश्चन भी 3 नंबर में बन सकता है और 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। स्थापत्य में कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया और उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए? विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी गई हैं 8 नंबर में, इसे आप जरूर कवर कीजिएगा। चाहे विरूपाक्ष मंदिर से भी सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विट्ठल देव मंदिर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसकी विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, ये मस्ट डू है। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी पर अब्दुल रज्जाक द्वारा व्यक्त किए गए किन्हीं 4 पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो अब्दुल रज्जाक ने और डोमिंगो पेस विजयनगर की किलेबंदी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये विजयनगर शहर की जल संपदा, किलेबंदियों और सड़कों की विवेचना कीजिए। अथवा विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाले 2 तथ्य संपदा और किलेबंदियाँ थी, व्याख्या कीजिए। जल संपदा और किलेबंदियाँ थी, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में कृषि संबंधों में जमींदार केंद्र बिंदु क्यों थे, व्याख्या कीजिए। और मुगल साम्राज्य कृषि संबंधी क्वेश्चन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, तो चाहे 3 नंबर में आ जाए, 8 नंबर में आ जाए, क्वेश्चन आपको कवर करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं ये, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीबीएसई ने कई बार रिपीट किया अपने एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आपको कवर करना है। पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। मुगल ग्रामीण समाज में एक मुख्य घटक के तौर पर पंचायतों की भूमिका की परख कीजिए। और मुगल काल के दौरान गांवों में पंचायत की भूमिका की परख कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आपको कवर करना है। आईन अकबरी अथवा आइन के महत्व तथा सीमाओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अपनी सीमाओं के बावजूद आईन अकबरी अपने समय के लिए एक असमय व अनोखा दस्तावेज बना हुआ है। कथन को स्पष्ट कीजिए। आईन अकबरी, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, हम महत्वपूर्ण सवाल है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको कवर कर लेना है। अगला है, मुगलकालीन समाज को जानने में विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इसी काल में किसानों द्वारा कृषि के लिए प्रयोग की गई तकनीकों को स्पष्ट कीजिए। और 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने में ऐतिहासिक ग्रंथ आईन अकबरी किस प्रकार एक प्रमुख स्रोत है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कवर करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। देखिए, इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमने इस सिंगल वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और हमने ऐसे किसी सवाल को उसमें ऐड नहीं किया है जो पूछे जा सकने की जिसकी संभावना बहुत कम हो और जो आपका समय ख़राब करे। तो हमें कम समय में अच्छी तैयारी करनी है और सटीक तैयारी करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो गोल अगर आपका इतिहास के थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 है तो ये वीडियो आपको देखनी ही होगी। मस्ट डू वीडियो है, मस्ट वेटेड वीडियो थी ये। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करें सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला दीजिए, तो हम आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था, ये 3 नंबर में सवाल कई बार पूछा गया है। 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के अधिकारों को निसंदेह कमजोर कर दिया। कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। ये सवाल 3 नंबर में जो है कई बार पूछा गया है, 3 नंबर में इसको कवर करना है। इसी प्रकार से संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। 18वीं शताब्दी दौरान संथालों ने अंग्रेजों और जमींदारों का प्रतिरोध क्यों किया। ठीक है, ये क्वेश्चन कवर कीजिएगा। इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। तो ये चीज़ें कवर करके चलनी है। 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 8 नंबर में पूछा जा सकता है ये, तो इसको आपको कवर करना है। अमेरिकी गृह युद्ध ने दक्कन भारत के देहाती इलाकों में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया।
ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 नंबर में सवाल पूछा गया कई बार, अमेरिकी गृह युद्ध ने किस प्रकार से प्रभावित किया। तो ये इसको कंप्लीट आपको कवर करना है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको कवर करके चलना है। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित और उसकी स्वायत्तता को सीमित करने के लिए क्या क्या पग उठाए। तो कंपनी ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिससे जमींदारों को नियंत्रित किया जा सके, उनकी स्वायत्तता को नियंत्रित किया जा सके। तो ये सवाल जो है बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो इसको आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से दामिनी को क्या थी, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। उन परिस्थितियों को परख कीजिए जिन्होंने दक्कन के रैयतों को ऋणदाताओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए कि दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट क्या है, इसकी आलोचनात्मक समीक्षा 8 नंबर में 3 नंबर में सवाल पूछा जाता है। बम्बई दक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की गई, इसकी क्या विशेषता थी। रैयत वाली बंदोबस्त क्या था, रैयतों ने हिंसक रूप क्यों लिया। तो ये जो है पेपर में आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदार भू राजस्व को अदा करने में लगातार असफल रहे और इसके कारणों और परिणामों की परख कीजिए। 8 नंबर का सवाल है ये। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कई बार सीबीएसई ने इसे एग्जाम में पूछा है और इस बार भी इसे पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आपको कवर कर लेना है। 8 नंबर का सवाल है ये। चलिए, 5वीं रिपोर्ट क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था, इसकी आलोचना किस प्रकार या किस आधार पर की गई। तो 5वीं रिपोर्ट इंग्लैंड में गंभीर वाद विवाद का आधार क्यों बनी। तो 5वीं रिपोर्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और मस्ट डू क्वेश्चन है ये, इसे जरूर कवर कीजिएगा। अट्ठारह में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, अथवा 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच आर्थिक के भी धार्मिक भेद के लक्षणों क्यों दिखाई नहीं दिए, परख कीजिए। एक सवाल अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसको, तो इसे कवर कीजिएगा। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। तो माशाल्लाह और मुकदमे चलाए, सैनिक कार्रवाई की गई, कूटनीतिक प्रयास किए गए। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, ये मस्ट 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 डू क्वेश्चन है। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, और ये जो है चेरी फल गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस प्रकार से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको कवर करके चलना है। अट्ठारह के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है, इतिहासकार इन चित्रों का किस तरह से विश्लेषण करते हैं। तो चित्र वाला क्वेश्चन जो सीबीएसई 2017-18 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप जरूर कवर कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, और असहयोग आंदोलन कारण कार्यक्रम प्रगति का महत्व विवेचना कीजिए। तो असहयोग आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन, सविनयवादी आंदोलन, दांडी मार्च से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, तो इसको आपको कवर करके चलना है। ठीक है,
महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह से बदला डाला, अथवा महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को किस प्रकार व्यापक बनाया, व्याख्या कीजिए। जनसाधारण में नमक के निर्माण और विक्रय में राज्य का एकाधिकार अलोकप्रिय क्यों था, महात्मा गांधी की नमक यात्रा उल्लेखनीय क्यों थी, व्याख्या कीजिए। और 1930 की नमक यात्रा वह पहली घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। स्वराज के लिए इस आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। परख कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, और आप ये कैसे सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। ये मस्ट डू है, जी हाँ, मस्ट डू क्वेश्चन है, इसको आपको कवर करना है। असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला, अथवा संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए किस प्रकार का रास्ता निकाला, स्पष्ट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से भारतीय संविधान किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा संविधान सभा ने केंद्र की शक्तियों का संरक्षण किस प्रकार किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास 12th क्लास न्यू सेशन के आधार पर जो है, इसमें हमने इस वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।